नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नई चर्चा में। आपने हमारे आज चर्चा का विषय देख लिया होगा। पीएफआई पर 11 राज्यों में छापे एनआईए ने डाले, साथ में ईडी भी थी। और उसके बाद ये छापे जब 22 तारीख को देश जगा तो जगने के साथ ही इन तमाम छापे और उसमें हुई उस समय की 106 गिरफ्तारियों, ये खबर थी जिससे कि लोगों की सुबह शुरू हुई 22 तारीख को। अब उसके बाद कार्रवाई लगातार चल रही है, एजेंसीज लगातार अपना काम कर रही हैं, लेकिन चाहे वो विपक्षी खेमा हो और चाहे तमाम और लोग जो अपने आप को जरा बीच में मानते हैं, उनके द्वारा एक नई चर्चा आरंभ हुई। और ये हर बार होता है जब भी सरकार कोई ऐसा काम करती है, एजेंसी ऐसा काम करती है, तो ये एक आम चलन हो गया है हमारे देश में कि हर चीज़ को चुनाव से जोड़ के देखना। तो आइए इसी पर चर्चा करने के लिए स्वागत करते हैं आदरणीय पुष्कर अवस्थी जी का। नमस्कार अवनीश। नमस्कार। हर काम चुनाव पे ही, क्या ये 24 का चुनाव के चक्कर में पीएफआई पे ऐसे छापे पड़ गए? 8 साल में क्यों नहीं पड़े? ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो सामान्य तौर पे सोशल मीडिया में, चाहे वो राष्ट्रवादी खेमा हो, असंतुष्ट राष्ट्रवादी खेमा हो, संतुष्ट राष्ट्रवादी खेमा हो, स्नेह वाला राष्ट्रवादी खेमा हो, और बाकी जो विरोधी हैं उनका तो है ही है कि हर काम चुनाव देख के। तो इस देश में तो साल भर चुनाव चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे कि मोदी जी ने और सरकारी केंद्रीय एजेंसियों ने पीएफआई पर ये क्रैकडाउन क्या 24 का लोकसभा चुनाव देख के किया? अवनीश, मैं कहूँगा ये आपका ये प्रश्न, ये तो मैं जानता हूँ आपका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। एक वर्ग है जिसने इस पे जो है शुरुआत में बात यही की कि पीएफआई पे जो है जो हाथ डाला गया है वो 2024 के चुनाव के को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो पहले तो मैं कहता हूँ ये बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है और इस विचार को रखने वाले भी मेरे लिए हंसी के पात्र गंभीर व्यक्ति नहीं हो सकते। मैं किसी और का प्रश्न रख रहा हूँ, इसलिए मुझे आप थोड़ी सी गंभीरता से लें। मैं गंभीरता ही से ले रहा हूँ। पीएफआई पे जो हाथ डाला गया है, चुनाव आपका 2024 में, तो मेरी बात समझ में ये नहीं आती है कि सितंबर 2022 में डाला गया पीएफआई के विरुद्ध की गई कार्रवाई किस तरीके से 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकती है? नहीं कर सकती। जिस देश की जनता की मेमोरी 6 महीने की हो, 6 महीने बाद वो अच्छा बुरा सब दोनों ही भूल जाती है, उससे ज़्यादा उसका जो है उसकी संवेदनाएं किसी भी अच्छी खबर समाचार या बुरे समाचार की भारतीयों की 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहती। तो ऐसे में ये तथ्यहीन बात होगी। अब जहाँ तक ये है कि क्यों किया गया, तो मैं तो जितना, अब तो काफ़ी कुछ आ चुका है, लेकिन वैसे भी धारणा ये है कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एक ही समय एक ही काल के अंदर जो है छापे मारे गए, जिसकी तैयारी बहुत पहले से रही होगी, मॉनिटरिंग चल रही होगी, तो उसे ये दिखाता है कि जड़ से समूल नष्ट करने की तैयारी थी ये। और किसी चीज़ को आप समूल नष्ट करते हैं लेकिन गिरफ्तारी से नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि कोई भी संगठन हो या कोई भी उस अतिरेकता के उसमें जो है कुछ काम कर रही हो और आप सब गिरफ्तार कर ले, उस गिरफ्तारी से बंद हो जाता, ऐसा नहीं होता। पीएफआई में बहुत पहले से बात चल रहा था। एक वर्ग में ये निश्चित रूप से आक्रोश था कि इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है, बराबर बात होती थी। और मैं समझता हूँ कि बैन इसलिए नहीं किया है कि उनको ये जो इस भारत की सत्ता में, शासन में जो निर्णय लेने वाले हैं, उन्होंने अपने पूर्व अनुभव से कि एक ज़माने में सिमी को बैन किया गया था। मैं वही कह रहा था, मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, तब उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। दर्शकों के लिए भी बता दूं कि सिमी को 2001 में बैन किया 9/11 के बाद। उसके बाद फिर 2014 में जब ये सरकार आई
तो बैन खत्म हो रहा था 5 साल के लिए, फिर उस बैन को एक्सटेंड किया, 2019 में फिर उस बैन को एक्सटेंड किया। लेकिन आप देखिए ना, 2001 में सिमी बैन हुआ और 2007 में पीएफआई जन्म ले गया। तो अब बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुखौटे बदलते रहेंगे, तो मुखौटे बदलने से एक को आपने जो एक चेहरा पसंद नहीं आया उसको आपने शांत कर दिया, तो वो दूसरा खोल लेंगे। तो उससे जो है आपका मूल समस्या का समाधान नहीं है। वो समस्या का समाधान ये है कि उस सोच के पीछे, उस विचारधारा के पीछे जो सामने दिख रहे व्यक्ति चेहरे हैं वो, और उन चेहरों को लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उनको फुलाए रखना और उनको जो है प्रासंगिक बनाए रखना, वो इसे उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप, बैक ट्रैक करके। जिस तरीके से इसमें जो है एनआईए और साथ में ईडी का इसमें हाथ आया है छापों में, तो स्पष्टता ये दिखता है कि सरकार ने जब सभी तरीके की विवेचना, अन्वेषण कर लिया, और मुझे पूरी तरीके से इसमें विश्वास है कि उनके पास तथ्यात्मक साक्ष्य, चाहे वो जो है रिकॉर्डिंग के इसमें हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हो, चाहे मनी ट्रेल का हो। हाँ, ईडी के इन्वॉल्वमेंट से साफ है कि मनी ट्रेल भी है। तो ये मूलतः जो है, ये जैसे कुछ लोगों ने बताया कि 2014-15 से ही चल रहा था। मैं क्योंकि उसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं अथॉरिटी से नहीं कह सकता हूँ। 2014-15 नहीं, 2015-16, लेकिन मैं कुछ सूत्रों का ये कहना है, वो सूत्र मेरे तक भी आए कि ये तैयारी सरकार की और एजेंसीज की 2015-16 से चल रही थी। बहरहाल जी, मैं इसको मानूंगा कि जो है पीएफआई जो है शुरू से ही, जो 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, तो जो जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, जिस तरह उनको आगे बढ़ रहे थे, उससे ये निश्चित रूप से था कि वो जो है फौरन ही उस पर हाथ नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने पूरा समय लिया, और ये जो है कई वर्षों कई एजेंसियों के सम्मिलित प्रयास से जब एक स्टेज आ गई। अब जैसे लोग बता उसमें आ रहा है कि वो 20 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी पटना में उन पर हत्या करने का या उस पर आक्रमण करने की प्लानिंग थी, लेकिन मैं उसको उतना महत्व नहीं देता हूँ इस चीज़ को। केवल वो ट्रिगरिंग जो है केवल प्रधानमंत्री में होने जा रहा है या करने जा रहे हैं, तो वो तो समय आज से 1-2 महीने पहले बीत चुका, तो वो मैं गंभीरता से इस चीज़ को नहीं लेता। रहा होगा, जरूर मानता हूँ इस बात को, उनकी प्लानिंग में रहा होगा, लेकिन जो है रेड जो पड़ी है और गिरफ्तारी हुई है वो उसके पीछे नहीं है। उसके पीछे जो है पिछले कई सालों से, क्योंकि पीएफआई सिर्फ पीएफआई नहीं है, पीएफआई में सिर्फ जो है आपका अतिरेकवादी जिहादी इस्लामिस्ट वही सिर्फ नहीं है, उसके साथ जो है भारत का एक बड़ा वर्ग भी है। बिल्कुल, उसमें चाहे वो राजनीतिक संरक्षण के मामले में हो, के कारण हो, या राजनीतिक उससे लाभ में मुस्लिम वोट बैंक के सो कॉल्ड बैंक पे लेके लाभ लेने की प्रवृत्ति हो, या उन्हीं में से जो है निकल के जो है राजनीतिक चोला ओढ़ लिया हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मुख्यतः जो रेट पड़ी है, ये सारे उस तंत्र को उजागर और उन चेहरों को उजागर करने की तरफ दिशा में है। अच्छा, अब दर्शकों के लिए थोड़ा सा भूमिका अगर मैं बताऊं, तो जब 2007 में पीएफआई का गठन हुआ, उस समय 3 बेसिक ग्रुप्स थे जिनका मर्जर हुआ और उसके बाद पीएफआई बना। उसमें से पहला था केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, दूसरा था द कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी, और तीसरा था वो मनीथा नेथाई पसराई। हो सकता है ये तमिलनाडु का है, तमिलियन नाम है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू। इन 3 साउथ इंडियन बेस यानी दक्षिण भारतीय बेस संगठनों का मर्जर हुआ और पीएफआई का जन्म होता है। आपने अभी बात की कि राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अब जबकि छापे के 3 दिन बीत गए हैं, ये भी बात आ रही है कि पीएफआई का जो एक स्ट्रेटजी थी वो ये भी थी कि हिंदू
या बहुसंख्यक समुदाय के ओबीसी, एसटी, एससी इनको लेके और शेष बहुसंख्यक जो वर्ग है उसके बीच एक कंट्राडिक्शन पैदा किया जाए और उसको हथियार बनाया जाए और आगे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आपने जब राजनीतिक समर्थन और संरक्षण की बात की तो कांग्रेस की कथित भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में 18 दिन केरल में घूम रही है और जब वो केरल में घूम रही थी तो केरल में छापे पड़े। ये आपकी बात को और आगे बढ़ाती है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इस बात को। इसको ये समझिए कि 2024 के चुनाव से, जिस तरीके से 2019 के चुनाव से पूर्व चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे जीएसटी का मामला रहा हो, चाहे किसान का मामला हो, या फिर जब सब फेल कर गया तो राफेल, तो ये उसी का एक मिला था। क्योंकि अब 2024 का चुनाव जो है इन तमाम शक्तियों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न है। तो इस बार जो है 2024 से पहले जो है उनके पास एक ही चीज़, सब कुछ कर चुके हैं। किसान आंदोलन कर चुके, पंजाब में आग लगा चुके, महाराष्ट्र में सब हो चुका, कोविड काल में जो अनारकी कर सकते थे वो कर लिया, जहाँ पर जो है मुस्लिम कट्टरपंथी जहाँ राजनीतिक संरक्षण में हावी हुए वहाँ पे अराजकता और हिंदुओं की हत्या, ये भी सब हो चुका, सब हथकंडे अपना चुके हैं। अब एक हथकंडा बचता है, वो है घर उनकी पूरे देश में दंगा कराना। या जो ये दंगे तभी संभव है जब आप किसी बड़े नाम पर आक्रमण करके उसको गिरा दीजिए, तब उसका जैसे कि 1984 में हुआ था, या फिर जो है इसको जो है इतना करा दे कि वो बेसिकली, क्योंकि एक फॉल्ट लाइन में कांग्रेस हमेशा काम करती रही है, राहुल गांधी भी, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो है कॉन्ट्रडिक्शन बराबर एक डेलिबरेट अटेम्प्ट रहा है। तो ये सभी टूल्स थे को ट्राई करें, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली जिसकी संभावनाएं ज़्यादा सफल होने की थी वो पीएफआई के थ्रू थी। यदि उत्तर भारत में नहीं भी होती तो कम से कम दक्षिण भारत में वो उसके लिए सामर्थ्य, और जो केरल में राहुल गांधी और कांग्रेस घूम रही थी, तो ये निश्चित रूप से इससे आप जोड़िए कि कुछ समय पहले ये लोग इंग्लैंड गए थे, राहुल, प्रियंका और सोनिया। मैं समझता हूँ वहाँ पर जो इनके बाहर के वैचारिक और आर्थिक दोनों ही, जहाँ पहले से दबे रहते थे, जहाँ पहले उस पर काम करते थे, जो भारत के हित से ज़्यादा जो है विदेशी के हितों का ही सात्विक थे, उनके अंतर्गत है। मेरा ऐसा मानना है कि उससे प्रभावित होकर उसी को ही ये करने आते, लेकिन जितनी उनकी कार्यक्षमता है, जो उनकी बौद्धिकता है, उसी के बाद मेरे ख्याल से ये उनको लगता है कि किसी को पता नहीं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक, जब वो राहुल गांधी केरल में थे तभी ये छापा 10 दिन बाद भी मारा जा सकता था। तो मैं मानता हूँ ये एक मैसेजिंग है। अच्छा, आप जब कह रहे हैं ना कि आपने एक बात कही कि ये साउथ से और नॉर्थ को, यानी दक्षिण से और उत्तर भारत के बीच एक खाई भी पैदा करते रहे, ऐसे तमाम चीज़ें रही भी हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेश में जाकर ये कहा था कि भारत में पेट्रोल, केरोसिन का इस्तेमाल किया था उन्होंने, कि केरोसिन पूरी तरह फैला हुआ है, बस एक माचिस की तीली की जरूरत है और आग लग जाएगी। अब आप देखिए ना, आप जब कह रहे हैं कि सिर्फ साउथ में, अगर गिरफ्तारियों पर जरा से जो शुरुआती 106 गिरफ्तारियां हुई, आप देखें आंध्रा से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, कर्नाटक में 20, केरल में 22, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 20, पुडुचेरी में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 10, उत्तर प्रदेश में 10, टोटल 106 गिरफ्तारियां। तो ये तो साफ साफ राहुल जी की बात दिखाई दे रही है कि पीएफआई नाम की केरोसिन, और एक चीज और, जब मैं ये कह रहा हूं कि पीएफआई नाम की केरोसिन लगभग पूरे देश में फैला चुके हैं वो, या फैल चुकी है, हम चलिए नहीं कहते हैं कि फैला चुके हैं वो। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि 106 जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सामान्य कार्यकर्ता नहीं है पीएफआई के, इसमें उनका नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके कई प्रदेशों के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि ये चैन कितनी लंबी है। तो केरोसिन तो पूरे देश में फैल ही चुका है, जिसकी बात कर रहे थे राहुल गांधी। भाई ये जो 22 तारीख का जो छापा पड़ा, जो गिरफ्तारी की गई है, उनको जो है फुट सोल्जर से मतलब नहीं था।
फुट सोल्जर कोई भी हो सकता है, फिर ठीक है, वो फुट सोल्जर वो होता है जिसके हाथों से काम कराया जाता है, लेकिन उन हाथों में केरोसिन और DSI कौन देता है, 106 उनको किया रिप्रेजेंट गया। करते हैं। ये अभी 106 पकड़े ये आए हैं। अब ये 106 कहाँ से तंत्र जुड़े हैं, ये अब आगे से वाले समय में आप देखिएगा। बिल्कुल, ये 106 कितने, 1006 कितने, 10,600 तक ले जाएंगे। अच्छा, गिरफ्तारियां आप देखें ना, जब सामान्य PFI कार्यकर्ताओं, कारकुनों जो सड़क पे उतरते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, तो बिल्कुल हुई है ना। जब केरल बंद का ऐलान किया PFI ने, तो उस दौरान 500 गिरफ्तारियां हुई हैं। आखिर ये 500 गिरफ्तारियां तो इस समय भी की जा सकती थी, जब 106 गिरफ्तार किए। ये उनके रिसोर्स पर्सन हैं जो केरोसिन मुहैया कराते हैं। भाई इसको ये समझा जाए, इसको इस तरह समझिए कि यदि किसी के शरीर के सर धड़ से अलग कर दिया जाए, तो जिस तरीके, ऐसा नहीं होता सर काटा जाए तो सीधे आदमी शरीर जो है गिर जाता है। शरीर के हाथ पैर वैर सब हिलते रहते हैं, और तब तक होते हैं जो खून की जो मूव चलती रहती है। तो इसको उसी तरीके से लीजिए आप, सर काटा गया, लेकिन सर काटना भी मैं तो समझता हूँ ये सर ही नहीं काटा गया, ये एक सर के अंदर का जो दिमाग है, सर काटा। लेकिन अब अन्वेषण जो इस पे हो, मेरा ये हाथ काटा ही तभी गया है जब उनको मालूम है कि इसके पीछे दिमाग कौन है। अब ये किस किस का नाम आता है, कब आता है, ये मैं समझता हूँ ये हो सकता है यदि पॉलिटिकल होंगे उसमें ज़्यादा लोग, तो उसको फिर राजनीतिक का समय सारणी बना के उस पर हाथ डाला जाएगा। और ये क्रम चल पड़ा है। अगर आप ध्यान दें तो 22 तारीख के छापे के बाद शाहीन बाग का जो पूरा मजमा था, और उसके बाद एक सो कॉल्ड स्वनामधन्य राज्यसभा सांसद, उनका नाम आ रहा है, एक पूरी चैट है। और केरल से तो यहाँ तक शुरुआती जब जानकारी 22 तारीख को आई थी कि लगभग एक मिनी ट्रक भर के सबूत, असलहा एक नहीं मिला है, कोई चक्कू तक नहीं मिला है। मिले क्या हैं? साहित्य मिले हैं, ड्राइव्स मिले हैं, कंप्यूटर्स मिले हैं, और बाकी सारी चीजें, जानकारियां मिली हैं। बस देखिए, आज की तारीख में जो है, ये जी कुछ आप कुछ करेंगे तो जहाँ पर आपको ऑफिस, जहाँ पर आपका, जहाँ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी है, वहाँ पर आपको जो है बम बंदूक नहीं मिलेगी। बम बंदूक तो जिसके हाथ, जो फुट सोल्जर, उसके यहाँ मिलेगा या कहीं और स्थान पे होगा। बेसिक बात तो ये एक कोई एक, इसको ये कह सकते हैं आप कि ये जो आगामी कार्रवाई होनी थी, उसके पीछे जो बौद्धिक ऊर्जा प्रदान की जा रही थी, जो उसके प्लान बन रहे थे, उसके जो और 50 चीज़ें होंगी, उसको पकड़ा है उन्होंने, उसको लेके आए हैं। अब ये कार्यक्रम है, क्योंकि जो है, जैसे मैं बहुत पहले अमरीश तुमसे कहता था कि यदि 2014 में सरकार UPA की ना बदलती और एक राष्ट्रीय चेतना वाली जो है, राष्ट्रीय चेतना से ऊर्जित सत्ता यदि नहीं आती, या सत्ता आती और सत्ता के शीर्ष पे वैसा व्यक्ति नहीं बैठता, तो ये निश्चित मानिए कि UPA 3 और या UPA 4 जाते जाते जो है आपका देश जो है सीरिया, लेबनान बन चुका। ये बेसिकली समय सारणी उनकी बिगड़ गई। ये सोच के कितना भयावह लगता है। ये समय सारणी बन गई। 2014 में आ गए, उम्मीद थी 2019 में नहीं होगा, लेकिन उन्हें फिर आ गए। फिर ये इन्होंने का जो है 2047 का जो पैम्पलेट बना है, ये लेटर ऑन की स्टेज है। नहीं तो ये कार्रवाई 2030 भी जो है भारतवर्ष को देखने को है। जिस 1915 अगस्त 1947 की जिस भौगोलिक स्थिति का भारत है, वो 2030 तक रहना संभव नहीं होता। बिल्कुल। और अब जो समझ बन रही है वो कम से कम मुझे ये बता रही है, कई लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, कि ख़त्म कर दिया, क्रैकडाउन हो गया, PFI समाप्त। मुझे तो लगता है ये शुरुआती, ये बिल्कुल पहला कदम है। कुछ नहीं की, ये पहला कदम है। ये कोई आपके जय और विजय का मामला नहीं, ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। और ये कोई भारत से भारतीय भूमि पे जो जिसकी कोशिश की जा रही थी, सिर्फ उसका नहीं है। ये बेसिकली इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, और ये वहीं से ही गवर्न हो रहा था। और ये एक मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा ख्वाब हमेशा होता है कि वो जो है अल्टीमेटली जो है पूरे
विश्व में जो है उनको एक शरिया के अंदर आना है, वो किसी नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं। वही इसका हाल था इनका, ये उसी ही रास्ते पे जाने वाली कड़ी थी। इसलिए जो है ये एक, इसको आप ये कह सकते हैं कि एक गाथा का जो है पर्दे खुलने का समय चालू हुआ है। प्रस्तावना लिखी गई है। प्रस्तावना नहीं कहूँगा इसको, तो मैं ये कहूँगा कि एक लिखी हुई चीज़ को जो है, उसको जो है पुरानी पांडुलिपि है उसके जो है पन्ने खोलने का, उसमें और ज्ञान क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता उसका है। बिल्कुल। और एक चीज़ अब हम चाहेंगे कि इसको हम आगे कंक्लूड भी करें। अब तो चुनाव, हमारा थंबनेल कहता है कि 24 के चुनाव के लिए हुआ। चुनाव के लिए आपने पहले ही बताया कि जिस देश में मतदाताओं की मेमोरी केवल 6 महीनों की होती है और आजकल जितने तेजी से सूचना का प्रभाव है, तो उस 6 महीने को भी और घटा दीजिए, मेरे ख्याल से तो लगता है परसों की बात आज चर्चा नहीं होती। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो वो 3 महीने 2 महीने भी है, और चुनाव की बात तो अलग है। लेकिन एक देश के रूप में यह कल्पना कर पाना कि जब 2047 तक गजवाए हिंद कर देने की एक पूरी पैम्पलेट आपको दिखाई दे रहा हो, उसके साथ ऑन ग्राउंड इस तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, तो इसके बाद भी तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में है इस समय, उनकी तरफ से इस पे सरकार का स्वागत और इस पे लगातार इसको समर्थन मिलना चाहिए, ऐसी भावना अब तक क्यों नहीं दिखाई दे रही है भारत के शेष राजनीतिक विपक्षी दलों द्वारा? क्योंकि भारत का शेष विपक्षी दल के साथ सत्ता पक्ष में भी कह सकते हैं हम, कुछ ऐसी बात नहीं है कि पहले मैं विपक्ष में आया था, फिर सत्ता बात कर लेता हूँ। विपक्ष जिस पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज है, ये आज आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नहीं तो ये जितने ये 92 के बाद जो है इतना बड़ा कांड हो गया हम लोगों का, राम मंदिर का विरोध भी होता रहा है, दंगे भी होते रहे हैं, नोन जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट कराया 93 में वो लोग भी, उन सबसे संबंध रहे लोगों के। तो भारतीय राजनीतिक में वातावरण जो है पूरी तरह उससे गुंधा हुआ है। सबके स्वार्थ, सबको अपने जीवन काल, अपने फॉर्चून से मतलब है, भारत के भविष्य से मतलब नहीं है। देश की कीमत पर भी ये सब। हाँ, उनका कोई कीमत नहीं। यदि देश कोई इतना कीमती इनके लिए होता तो अरबों रुपयों की संपत्ति एक झोपड़ी से निकले हुए आदमी को जो है 30 वर्ष के अंदर जो है अरबपति खरबपति बन जाता है, वो संभव कैसे? देश की कीमत पे तो है ना, तो देश से कुछ नहीं है। ये आपका दूसरा, आपने पक्ष की भी बात की थी। हाँ, मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ। पक्ष में आपका रिजॉल्व देखिए, क्योंकि आप जब आप भारतीय जनता पार्टी की हो, एनडीए किसी सरकार हो, ये वो किस तरह जो है बिहेव करेगी या किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी, ये मुख्यतः निर्भर करता है कि उसके शीर्ष पे कौन बैठा है। यदि शीर्ष पे नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कोई XYZ होता, तो क्या आप ये परिकल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की घटना होती, इस तरह की कार्रवाई होती? नहीं हो सकती थी। और इसके लिए एक उदाहरण भी है। पहली बार, इससे पहले भले गठबंधन की ही सरकार हो, आज भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार है केंद्र में, वाजपेयी जी की सरकार थी, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति जो इस पूरे भारत देश में केरोसिन छिड़का हुआ महसूस कर रहा है और माचिस की तीली लेके घूम रहा है, वो यूएस के एक एयरपोर्ट पे बहुत सारी करेंसी और मादक पदार्थ के साथ, हाँ मुझे मालूम है, पकड़ा जाता है। बोस्टन, चलिए नाम नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते, बोस्टन पकड़े जाते हैं। बोस्टन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पकड़े गए थे, पकड़े जाते हैं, उनके साथ जो है फॉरेन करेंसी थी, साथ में जो है कुछ ड्रग्स थे। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा जी के पास फोन आता है रात को, क्योंकि टाइम जोन का फर्क है, और प्रधानमंत्री उस समय जगाए जाते हैं और बाकायदे सरकार के थ्रू बात होती है और राजकुमार को छुड़ाया जाता है। तो बिल्कुल ये इतिहास तो रहा है और अपने दाग धब्बों पर बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वाजपेयी जी ने भी जो है के काल में भी जो है
जो निर्णय कुछ ऐसे हुए जिसकी कीमत जो है भारत ने आगे चुकाई है। बिल्कुल। तो हर आदमी का एक अच्छा पक्ष होता है, कुछ होती है। तो मैं जहाँ तो जो विषय संगत बात है उस पर आता हूँ, तो 2024 के चुनाव के लिए जब आप थंब की बात करते हैं तो देखा जा सकता तो ये 2024 के लिए किया गया ये। बस सवाल बस थोड़ा बात पलट दीजिए। 2024 के लिए सत्ता पक्ष ने या बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीएफआई में हाथ नहीं डाला है। वनस्पति विपक्ष मूलतः कांग्रेस वो पीएफआई का इस्तेमाल जो है 2024 के लिए करने जा रही थी, उसको रोका गया है। उसको रोका गया है और उसके जो अब रोका गया है तो ये बात आगे तक और जाएगी। बिल्कुल। और अगर विपक्ष जिसको कि लीड कर रही है कांग्रेस, अगर वो किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा यानी किसी अपने दम पर एक गठबंधन बना के चुनाव लड़के वो अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को चैलेंज करती तब तो चलिए, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन का उपयोग करना और उसके पीछे ये लगातार कहना है कि साहब केरोसिन है और माचिस लग जाएगी, तो निश्चित रूप से अब हम तो ये कहेंगे, और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत होने जा रहा हूं और ये कहूंगा कि हाँ, ये कार्रवाई 2024 के लिए ही की गई है, लेकिन भारत को बचाने के लिए की गई। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक नई दृष्टि से जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, दर्शकों को इस पर एक नया एंगल जरूर मिला होगा और आगे हम फिर आपसे बात करेंगे। तो पीएफआई पर पड़े छापे क्या 2024 की लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किए गए हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है भी कैसे, ये हम लोगों की चर्चा में आप सभी को जरूर कुछ न कुछ अंदाजा हुआ होगा। हमारी इस चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आप सभी से आग्रह है कि प्रारब्ध को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको प्रारब्ध के चर्चाएं पसंद आती हैं तो इसे आगे भी फॉरवर्ड कीजिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आगे आपको कैसी चर्चाओं की हमसे उम्मीद है। नमस्कार। नमस्कार।